Hello, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur और आज का हमारा टॉपिक है टेंस. टेंस इज ट्रांसक्यूटेनस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन. अब ये टॉपिक जो है ये फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स के लिए है. इसमें हमने दो लेक्चर्स रखे हैं. इस टॉपिक को दो लेक्चर्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट व्हाट इज टेंस, कि उसके कौन से मोडालिटीज होती हैं, उसकी क्या इंडिकेशंस होती हैं, कब यूज होता है, कब उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, नहीं यूज करना होता है, या फिर कोई क्या प्रिकॉशंस हमने लेनी होती है. ठीक है. जो सेकेंड लेक्चर हमने बनाया, मैंने वेरी स्पेशली वो एक सेकेंड लेक्चर बनाया, दैट लेक्चर इज मेंट फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि आप एक्चुअल में उस डिवाइस को कैसे यूज करोगे, जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको कैसे प्लेस करोगे, क्या उसमें आपको ध्यान रखना है, कैसे उसको चलाना है. ठीक है. That is going to be a small lecture, but on that practical aspect or practical application of TENS, right? So moving ahead, first of all, what is TENS? TENS क्या है? TENS is basically a modern non-invasive drug-free pain management modality. ठीक है. मॉडर्न है ऑब्वियसली, नॉन इन्वेजिव है क्योंकि आप अंदर कुछ भी स्किन को पेयर्स करके नहीं जा रहे हो, है ना. तो इट्स नॉन इन्वेजिव एंड इट्स अ ड्रग फ्री. उसमें कोई ड्रग्स नहीं लगा रहे हो, आप कोई भी दवाई नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ नर्व्स को स्टिमुलेट करके पेन को मैनेज कर रहे हो. ठीक है. ये कैसे होता है? इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एफरेंट स्टिमुलेशन टू द नर्व्स एंड इज यूज फॉर अक्यूट एंड क्रॉनिक पेन रिलीफ. अब ये मेथड में बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल करंट लगाया जाता है जिससे कि नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है थ्रू द स्किन. ट्रांसक्यूटेनियस होता है ना, इसलिए इसका नाम ट्रांसक्यूटेनियस है, स्किन के थ्रू द स्किन, है ना. सो आप इलेक्ट्रिकल करंट भेजते हैं थ्रू द स्किन, अक्रॉस द स्किन, सो एज टू मॉड्यूलेट पेन. उससे क्या होता है कि नर्व फाइबर्स स्टिमुलेट होती हैं वो सरफेस इलेक्ट्रोड से, एंड दैट विल मॉड्यूलेट द पेन रिस्पॉन्स. ठीक है. उस पेन रिस्पॉन्स को वो चेंज करता है. इसको शॉर्ट फॉर्म में टेंस कहा जाता है, TENS या फिर TNS. ओके, देयर आर टू वेज इन विच इट इज एब्रीवेट. अब ये जो पिक्चर है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए सिंपल हैंड हेल्ड टेंस डिवाइस. ठीक है. यू कैन सी अ पॉकेट टेंस जो होता है जैसे उस टाइप का. सो दिस इज अ बैटरी ऑपरेटेड वन जो ये दिखाया गया है. बड़ा प्रॉपर यूनिट भी होता है. दिस इज लाइक बल्कि यूनिट ऑफ टेंस मशीन. दो तरह के आते हैं. इनमें ये जो आपको व्हाइट पैचेस दिखाए जा रहे हैं, ये दीज आर दी इलेक्ट्रोड्स या सेल्फ एडहरिंग पैड्स जिसको कहा जाता है. एंड इसके आगे वायर्स होती हैं जो इलेक्ट्रोड की लीड्स होती है, जो कि ये मशीन से कनेक्ट हो जाती है. एंड उसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पे, it's not very clearly visible, we'll see in the future slides, that there are different modes in which you can operate the TENS, and that settings you have to manually adjust, right? फिर आ गया पहली चीज हम जानेंगे अबाउट पेन मॉड्यूलेशन, कि अल्टीमेटली पेन को कैसे मॉड्यूलेट करता है ये टेंस, है ना. कैसे, क्या फैक्टर्स या किस तरह से पेन को, पेन परसेप्शन को रिड्यूस किया जाता है. तो एक चीज होती है बाय इंक्रीजिंग लोकल एरिया circulation. Second is by physiological block. Third is by the pain gate theory. And fourth is by activation of the descending pain suppression system. अब ये क्या है इंडिविजुअल? देखो, पहली चीज आपने समझना है कि जब भी कोई पेन होती है, जब भी कोई इंजरी होती है, टिश्यू इंजरी हुई, पेन हो क्यों होगी? क्योंकि टिश्यू इंजरी हो रही है, राइट. तो सपोज अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे मुझे, या इफ आई से यहाँ पे मुझे टिश्यू इंजरी है, कोई मुझे कट लग गया, कोई भी चोट लगी, वॉट एवर हैपन, है ना, एनी काइंड ऑफ टिश्यू इंजरी. तो अगर सपोज मेरे इस एरिया में टिश्यू इंजरी हुई है, तो उससे क्या होगा कि माई बॉडी इज गोइंग टू रिलीज केमिकल्स ओवर हियर बिकॉज ऑफ द इंजरी इटसेल्फ. द इंजरी विल कॉज रिलीज ऑफ केमिकल्स. वो केमिकल्स जाके मेरे पेन रिसेप्टर्स को, स्किन में पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे. वो पेन रिसेप्टर्स को नॉसिसेप्टिव रिसेप्टर्स भी बोलते हैं. ठीक है. नॉसिसेप्टिव नर्व एंडिंग्स. तो वो रिसेप्टर्स को वो एक्टिवेट करेगा. वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए तो वो जो नर्व्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा. ठीक है. जो असेंडिंग एफरेंट नर्व्स है उनको एक्टिवेट करेगा. वो एफरेंट नर्व स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेंगी. स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन स्टेम में जाएंगी. ब्रेन स्टेम से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगी. सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगी तब वो ब्रेन उसको एनालाइज करके परसीव करेगा कि ये पेनफुल स्टिमुलस था, या यहाँ मुझे पेन, इस जगह पे पेन हो रही है. दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ पेन. ठीक है. फ्रॉम हियर इट गोज अप टू द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम एंड देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एंड दैट इज हाउ इट इज परसीव्ड. जो हमने पहले पढ़ा है ना, जो रिफ्लेक्स हमारा, हम बात करते हैं ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, है ना, किसी भी स्टिमुलस को. ये फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि हमारे अलग अलग, यू हैव द रिसेप्टर, यू हैव द एफरेंट नर्व एंडिंग, यू हैव द मेन सेंटर, इफरेंट नर्व एंडिंग एंड द इफेक्टर ऑर्गन, राइट.
तो यहाँ पे भी सेम होता है। फिर ये ब्रेन ने जब उसको एनालाइज किया तो फिर वो इफरेंट नर्व से वापस भेजता है सिग्नल्स को, और उस पर्टिकुलर एरिया में डिपेंड, जैसे अगर आपको अगर हीट की वजह से एकदम से पेन हुआ तो आप विड्रॉ करोगे हाथ, है ना, तो दैट काइंड ऑफ मोटर रिस्पॉन्स विल कम। नाउ अब हम पेन को मॉड्यूलेट कैसे कर सकते हैं? अब देखो इन्हीं जगहों पे हम कहीं ना कहीं ब्लॉक करके या एक्शन करके उस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट इज एट द स्टार्टिंग लेवल जहां पे टिश्यू इंजरी हुई, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अगर वहां का लोकल एरिया का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा तो जो केमिकल्स रिलीज हुए थे वो केमिकल्स फिर से ब्लड रीअब्सॉर्ब करके ले जाएगा इनटू द सर्कुलेशन। तो क्या होगा? उस एरिया में केमिकल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि जो रिलीज हुए वो अब्सॉर्ब होकर आगे चले गए। तो लोकल एरिया के केमिकल्स कम हो गए तो कम नर्व स्टिमुलेट होंगी, तो कम पेन की परसेप्शन होगी। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इंक्रीजिंग द लोकल एरिया सर्कुलेशन। तो जब हम इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं वो उस एरिया की सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है, उससे वहां के केमिकल्स जो आएंगे वो केमिकल्स जो है वॉश आउट हो जाते हैं, इस वजह से पेन रिडक्शन हो जाती है, ठीक है? सो द टिश्यू इंजरी रिलीजेस केमिकल्स एट द साइट दैट स्टिमुलेट्स द नोसिसेप्टिव नर्व एंडिंग्स through the peripheral nerve. Pain reaches spinal cord and the brainstem, then to the cortex where the pain is perceived, and this pain can be reduced or decreases if we remove the chemicals from the local area by increasing the blood circulation. अब नेक्स्ट मेथड हो जाता है, सॉरी, फिजियोलॉजिकल ब्लॉक। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल ब्लॉक? देखो हम हमेशा समझते हैं कि बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि इट वांट्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, बॉडी इज ऑलवेज गोइंग टू ट्राई टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो नॉर्मली हम ये बोल रहे थे कि जो हमारे नर्व फाइबर्स लेके जाते हैं afferent stimulus को, तो there are two types of nerve fibers which take the afferent pain stimulus up to the brain। तो वो कौन से दो फाइबर्स हैं? एक होते हैं सी फाइबर्स और एक होते हैं ए फाइबर्स। जो सी फाइबर्स होते हैं वो स्लो कंडक्टिंग होते हैं एंड दे आर नॉन माइलिनेटेड, और जो ए फाइबर्स होते हैं वो फास्ट कंडक्टिंग होते हैं, माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, ठीक है? तो ये दो तरह के फाइबर्स हैं। अब ये कहा जाता है कि अगर एक हायर फ्रीक्वेंसी की स्टिमुलेशन दी जाए तो एक फिजियोलॉजिकल ब्लॉक हो जाता है। फिजियोलॉजिकल ब्लॉक इज कि ब्रेन जो है खुद से ही पेन रिलीव करने वाले केमिकल्स को रिलीज करने लग जाता है, सो दैट कि पेन के परसेप्शन कम हो जाए, ठीक है? इट रिलीजेस एंडोर्फिन एंड एनकेफेलिन्स, जिससे कि पेन की परसेप्शन जो है वो कम हो जाए, ठीक है? Now, this is used in interferential therapy and TENS both. Physiological block दोनों ही सिनेरियोज में physiological block is what plays the role, ठीक है? फिर आ जाता है पेन गेट थ्योरी। अब ये पेन गेट थ्योरी वाज बेसिकली पोस्टुलेटेड बाय मेल्जैक एंड वॉल इन 1965। इसमें ये क्या कहते हैं? इसमें ये कहते हैं कि जो एफरेंट इंफॉर्मेशन है ये जब पास होती है तो देयर हैज टू पास थ्रू साइनेप्सेस इन द सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा एंड द न्यूक्लियस प्रोप्रियस ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? जो स्पाइनल कॉर्ड के कुछ दो एरियाज हैं, उन एरियाज के थ्रू साइनेप्सिस करके ये आगे पेन परसीव होगी। देखो सिंपल सी बात है ना, पेरिफेरल नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड पे फिर एक साइनेप्स होगा। साइनेप्स क्या है? बेसिकली जहां पे दो नर्व एंडिंग्स मिल रहे हैं, एक से दूसरे को सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, उस एरिया को साइनेप्स कहा जाता है, ठीक है? द कनेक्शन बिटवीन द टू नर्व्स इज साइनेप्स। तो वो जो साइनेप्सिस है वहां पे, यहाँ पे पेन गेट जो है एक्ट करता है। यू कैन से समथिंग लाइक कि वहां पे एक गेट बना हुआ है जो आपके पेरिफेरल नर्व और आपके स्पाइनल कॉर्ड के नर्व में के बीच में एक गेट बनी हुई है। तो वो गेट खुलेगी या बंद होएगी ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ स्टिमुलस। सो व्हेन दे से, जब तो जो स्टिमुलस है बेसिकली स्मॉल डायमीटर नोसिसेप्टिव रिसेप्टर से आ रहा होता है या नर्व से आ रहा होता है, स्मॉल डायमीटर नर्व से आ रहा होता है, तो वो गेट ओपन रहता है। अगर यही लार्ज डायमीटर नर्व से अगर आएगा पेन परसेप्शन, तो जो गेट है वो बंद हो जाता है। इट्स समथिंग लाइक, आप समझिए, ये समझने के लिए समझ सकते हैं कि एक नैरो सा गेट है, तो वो नैरो से गेट में से स्मॉल डायमीटर वाले फाइबर्स हैं वो पेन का स्टिमुलस पास कर पाते हैं, जो लार्ज डायमीटर वाले होंगे वो पास नहीं कर पाते, ठीक है? तो उनके टाइम पे गेट बंद हो जाता है। तो अगर गेट बंद हो जाएगा तो आगे साइनेप्स नहीं जाएगा, आगे सिग्नल नहीं जाएगा, तो पेन परसेप्शन नहीं होगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पेन गेट थ्योरी। दिस इज अ प्रॉपर शॉर्ट नोट क्वेश्चन पेन गेट थ्योरी पे, ठीक है? इसको समझना जरूरी है। क्या हो रहा है? पेरिफेरल नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा एंड न्यूक्लियस प्रोप्रियस में जाके एक साइनेप्स बनता है, वहां पे दो नर्व्स मिलती हैं। तो जहां पे वो दो नर्व्स मिल रही है वहां पे एक गेट बना हुआ है, ठीक है? देयर इज अ गेट ओवर देयर। तो दैट गेट ओपन्स एंड क्लोज डिपेंडिंग के बाहर कौन आया है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन क्या स्टिमुलस इधर से आया है, उसके हिसाब से वो गेट खुला या बंद रहेगा। तो अगर तो स्मॉल डायमीटर स्टिमुलस आ रहे हैं
तो वो गेट खुला खुला रहता है। अगर लार्ज डायमीटर स्टिमुलस आते हैं तो गेट बंद होता है। अब स्मॉल डायमीटर और लार्ज डायमीटर क्या है? नाउ देयर आर डिफरेंट परसेप्शंस व्हिच गो बाय डिफरेंट डायमीटर का फाइबर्स। ठीक है, जो स्मॉल डायमीटर फाइबर्स है वो जनरली पेन रिसेप्टर्स, पेन सिग्नल को लेके जाते हैं, और जो लार्ज डायमीटर फाइबर्स है वो जनरली थर्मल सेंसेशन को या मैकेनिकल सेंसेशन को लेके जाते हैं। तो अगर आप किसी तरह से मैकेनिकल सेंसेशन या थर्मल सेंसेशन को एक्टिवेट कर दोगे तो वो गेट बंद हो जाएगा। समझ में आई बात? तो क्या होगा, गेट बंद हो जाएगा। गेट बंद हो जाएगा तो पेन की परसेप्शन कम हो जाएगी। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, यूजिंग हीट स्टिमुलेशन, यूजिंग वाइब्रेशन थेरेपी। ये सब इसका ये लॉजिक होता है कि जब आप वाइब्रेशन थेरेपी यूज कर रहे हो या आप अगर हीट थेरेपी यूज कर रहे हो तो वो हीट से क्या होना है, वो नोसिसेप्टिव स्टिमुलस लार्ज डायमीटर वाले फाइबर्स लेके जाएंगे कि भाई यहाँ पे ये स्टिमुलस आ रहा है। तो जब वो फाइबर वहां पहुंचेगा तो उन्होंने गेट बंद कर दिया। वो गेट दोनों के लिए बंद हो जाएगा, स्मॉल के लिए भी बंद हो जाएगा, लार्ज के लिए भी बंद हो जाएगा, गेट ही बंद हो जाएगा टोटली। समझ में आया? तो आपका लॉजिक बिहाइंड यूजिंग वाइब्रेशन थेरेपी, आइस, हीट मतलब थर्मल थर्मल मोडालिटीज एंड मसाज, ये सब का जो लॉजिक है वो पेन गेट थेरेपी पे बेस्ड है, इवन इलेक्ट्रिकल थेरेपी का। ठीक है, सो एज इट्स मेंशन, टेंस हो गया, इंटरफेरेंशियल थेरेपी होगी, हीट हो गया, आइस, मसाज, वाइब्रेशन, जॉइंट मोबिलाइजेशन, ये सब पेन गेट थ्योरी से एक्ट करते हैं। ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया द एक्टिवेशन ऑफ द डिसेंडिंग पेन सप्रेशन सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द यू कैन से एंडोजेनस मैकेनिज्म जो बॉडी भी यूज करती है फॉर सप्रेशन ऑफ पेन। वो एक्टिवेट करती है जो डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं उनको, ताकि वो पेन की स्टिमुलस कम हो जाए। तो क्या होता है कि जब नोसिसेप्टिव स्टिमुलस पास हो जाए, अगर गेट के थ्रू चला गया है ना, तो इट पासेस थ्रू द गेट, इट ट्रेवल्स थ्रू लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक टू द ब्रेन स्टेम। वो ब्रेन स्टेम तक गया, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन स्टेम है ना, फिर थैलेमस एंड फाइनली द कॉर्टेक्स, जहां पे पेन को परसीव किया जाता है। अब जैसे ये मिड ब्रेन में क्रॉस कर रहा होता है, ब्रेन स्टेम को क्रॉस कर रहा होता है, उस टाइम पे इट इंटरेक्ट्स विद द पेरी एक्विडक्टल ग्रे एंड द रैफे न्यूक्लियस। ये दो एरियाज हैं इन द मिड ब्रेन। ठीक है, यहां से क्या होता है, इस जगह पे जब वो क्रॉस करता है तो वो देख लेता है कि अच्छा यहाँ से क्रॉस हो रहा है, तो बॉडी क्या करती है, वहां से डिसेंडिंग न्यूरॉन्स रिलीज कर देते हैं एंडोजिनस ओपिएट्स को, जो हमारे एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स है, विच आर द पेन रिलीविंग मैकेनिज्म्स। तो ये इनहिबिट करते हैं नोसिसेप्टिव स्टिमुलस को स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक कि जब यहाँ से जा रहा है ब्रेन स्टेम के थ्रू, जब सिग्नल जा रहा होता है तो वो सिग्नल को डिटेक्ट किया जाता है, बॉडी डिटेक्ट करती है उस चीज को और डिसेंडिंग फाइबर्स को एक्टिवेट करती है एंडोर्फिन्स एनकेफेलिन्स रिलीज करने को। जब एंडोर्फिन्स एनकेफेलिन्स रिलीज होते हैं, दीज आर द नेचुरल पेन किलर्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो ये नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, उसकी वजह से आपके पेन परसेप्शन कम हो जाती है। ठीक है, नाउ दिस इज द मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट विच इज दिस इज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट विच इज हेल्पफुल जब हम लो टेंस दे रहे हो या ब्रीफ आइसिंग कर रहे होते हैं, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं, उसमें बेसिकली डिसेंडिंग पाथवेज जो है वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो ये चार मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू हम पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अलग अलग टेंस में अलग अलग तरह का मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है एंड विच यू कैन यूटिलाइज फॉर रिडक्शन ऑफ पेन। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक भी है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पेन मॉड्यूलेशन। ठीक है, देन वी कम टू द नेचर ऑफ द टेंस करंट। अभी जो टेंस में हम ये तो समझ गए कि हम इलेक्ट्रिकल करंट भेज रहे हैं, है ना, तो अभी हमें ये देखना है कि ये एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिकल करंट जो टेंस का होता है, इट शुड बी इनफ सो एज टू ब्रिंग अबाउट इवोक्ड पोटेंशियल्स इन द अंडरलाइंग पेरिफेरल नर्व या रिसेप्टर इन द स्किन। तो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो उसको स्टिमुलेट कर पाए। ठीक है, सो इट शुड कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ द नर्व सेल मेम्ब्रेन। ये ध्यान रखना जरूरी है। अब हम आते हैं ऑन द टाइप्स ऑफ टेंस। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस दैट आर देयर? देयर आर 5 बेसिक different types of tense that are present. One is high rate tense, low rate tense, brief intense tense, burst mode tense and modulated tense. ठीक है, ये 5 तरह के टेंस होते हैं जो जनरली यूज में आते हैं। ठीक है, अब जो हाई रेट टेंस है, व्हाट इज हाई रेट टेंस? हाई रेट टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, जिसको हम कन्वेंशनल टेंस भी बोलते हैं। कन्वेंशनल सॉरी कन्वेंशनल टाइम्स पे यही टेंस यूज किया जाता था। आगे आगे जैसे मॉडिफिकेशंस आई हैं तो अलग अलग तरह के न्यू न्यू टेंस जो है इनटू बीइंग आए। ठीक है, फिलहाल देयर आर 5 टाइप्स। तो जो हाई रेट टेंस है या कन्वेंशनल टेंस है, ये सबसे कॉमन मेथड है जो यूज किया जाता है अक्यूट और क्रॉनिक पेन के लिए। ये बेसिकली बेस्ड है सेंसरी लेवल स्टिमुलेशन पे।
ठीक है। तो इसने क्या करना है, इसने गेट कंट्रोल मैकेनिज्म को चेंज करना है। ये एक्टिवेट करेगा गेट कंट्रोल मैकेनिज्म बाय स्टिमुलेशन ऑफ लार्ज डायमीटर ऑफ एफरेंट फाइबर्स। हमने क्या बोला था, लार्ज वाले फाइबर्स अगर एक्टिवेट हो जाएंगे तो गेट बंद हो जाएगी, राइट। तो इट विल कॉज स्टिमुलेशन ऑफ द लार्ज डायमीटर एफरेंट फाइबर्स and thus presynaptic inhibition of pain carrying fibers at the substantia gelatinosa of the pain gate by large diameter fibers। के large diameter fibers एक्टिवेट होने की वजह से पेन इनहिबिशन हो जाएगी। अब ये जो इफेक्ट होता है ये रैपिड होता है, लेकिन ये ट्रांजिएंट रहता है, ये थोड़े समय के लिए रहता है। तो यू कैन से जब तक आप थेरेपी दे रहे हो तब तक पेशेंट को पेन नहीं होगी, जब तक करंट जाया जा रहा है तब तक वो पेन रिलीफ रहेगी, एकदम से हो जाएगी रिलीफ और रहेगी तब तक रिलीफ, ठीक है। दैट इज हाई रेट टेंस। अब इसमें जो हम देते हैं जनरली हमारी पल्स रेट या पल्स फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 to 100 हर्ट्स की होती है। ड्यूरेशन इज 2 to 50 माइक्रोसेकेंड्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ द होल सेटिंग इज समवेयर अराउंड 20 to 60 मिनट्स इन वन सेटिंग। अब इंटेंसिटी इसमें हम उतनी यूज करते हैं कि पेशेंट को एक टिंगलिंग सी फीलिंग होनी चाहिए, पिन्स एंड नीडल की, जैसे कोई सुइयां चुभ रही है, ऐसी वाली फीलिंग पेशेंट को आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लो रेट टेंस, या जिसको हम एक्यूपंक्चर लाइक टेंस भी कहते हैं। अब ये एक्यूपंक्चर लाइक टेंस है स्ट्रॉन्ग लो फ्रीक्वेंसी स्टिमुलस यूज की जाती है क्रॉनिक पेन्स के लिए जनरली। ये मोटर लेवल स्टिमुलेशन पे बेस्ड है। ये मॉड्यूलेशन करती है बाय एक्टिवेटिंग द डिसेंडिंग पेन सप्रेशन सिस्टम। जो डिसेंडिंग पाथवे है, डिसेंडिंग पेन सप्रेशन सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करती है ये। अब इसका इफेक्ट स्लो होता है लेकिन ज्यादा लंबे समय तक रहता है, ठीक है। तो ये काफी घंटों बाद तक भी पेशेंट को पेन नहीं होगी जब वो लो रेट टेंस से आप ट्रीटमेंट दोगे उसको। हमने फ्रीक्वेंसी इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें हम 1 to 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। देखो उसमें 50 to 100 थी, ये 1 to 5 है ना। पर यहाँ पे पल्स ड्यूरेशन ज्यादा है, यहाँ पे पल्स ड्यूरेशन इज फ्रॉम 150 to 300 माइक्रोसेकेंड्स एंड द होल ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी इज अगेन 20 to 30 मिनट्स इन वन सेटिंग। अब यहाँ की इसकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि देयर इज अ विजिबल मसल ट्विचिंग, आपको दिखना चाहिए कि मसल वो ऐसे हिल रहा है, ट्विच हो रहा है, ठीक है। विद कंफर्टेबल टॉलरेंस हो, इतना कि जितना पेशेंट टॉलरेट कर पाए, लेकिन कंफर्टेबल होना चाहिए, बट ट्विचिंग होनी चाहिए, ठीक है। So within comfortable tolerance zone of the patient, generally that is 30 milliamperes के लेवल तक की आप करंट दे देते हो। फिर आता है brief intense tense। Now what is brief intense tense? This is basically a potentially painful intense stimulation देना to provide short rapid and short term relief for painful procedure। कोई painful procedure करना है उसके पहले short term rapid pain relief के लिए आप ये ब्रीफ इंटेंस टेंस दिया जाता है। जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन करनी हो, कोई वूंड की डिब्राइडमेंट करनी है या ड्रेसिंग करनी है, या अगर डीप फ्रिक्शनल मसाज देना है तो उसमें ब्रीफ इंटेंस टेंस दिया जाता है। इसका पल्स रेट अराउंड 80 to 150 हर्ट्स होता है। पल्स ड्यूरेशन आप 50 to 250 माइक्रोसेकेंड्स के लिए होता है। देखो अभी इसका रेट भी ज्यादा है और उसका ड्यूरेशन भी ज्यादा है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज ब्रीफ एंड इट इज इंटेंस। देन द ड्यूरेशन जनरली फॉर विच इट इज द होल थेरेपी इज गिवन इज अराउंड 15 मिनट्स। एम्पलीट्यूड जो होता है वो पेशेंट की टॉलरेंस के हिसाब से होना चाहिए, इंटेंसिटी, ठीक है। एंड जनरली जब सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस वगैरह हो उसमें जनरली ब्रीफ इंटेंस टेंस यूज किया जाता है, एक बार वो रिजिडिटी को यू कैन से ब्रेक करने के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है बर्स्ट मोड टेंस। अब बर्स्ट मोड टेंस क्या करता है, ये कंबाइन करता है हाई रेट और लो रेट टेंस दोनों को ही। तो ये इससे क्या होगा, इंडिजिनस ओपियोइड्स भी रिलीज होते हैं और इमीडिएट पेन रिलीफ भी होती है, दोनों चीजें होती है। तो गेट को भी कंट्रोल करेगा ये और एंडोजेनस ओपियोइड्स को भी रिलीज करेगा। So the stimulation is well tolerated by patients even on prolonged application with slower onset of pain relief as compared to low tense, and it's used for relief of chronic muscle spasm which have neuromuscular या neurogenic pain हो chronic nature की, जैसे sciatica वगैरह होता है, तो उसमें burst mode tense यूज किया जाता है। इसमें हम पल्स रेट अराउंड 50 to 100 हर्ट्ज देते हैं जो कि बर्स्ट में दी जाती है। बर्स्ट का क्या मतलब है, देखो बर्स्ट होता है फटना, है ना। तो वो छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे पटाखे जा रहे हैं, जैसे एक बार गया बर्स्ट हुआ बर्स्ट हुआ बर्स्ट हुआ, दैट टाइप, दैट इज बर्स्ट मोड। कंटिन्यूस नहीं जा रहा है, वो बीच बीच में जा रहा है, पल्सेस में जा रहा है, ठीक है। तो 50 to 100 हर्ट्ज का पल्स रेट होता है डिलीवर्ड इन बर्स्ट, दैट इज अबाउट 1 to 4 पल्सेस पर सेकेंड। जो पल्स ड्यूरेशन है वो 50 to 200 माइक्रोसेकेंड की होती है एंड द होल थेरेपी इज अबाउट 15 to 20 मिनट्स का ड्यूरेशन। Intensity again will be as per comfort of the patient and with intermittent tingling sensation should be present. फिर आ गया मॉड्यूलेटेड टेंस। अब क्या होता है कि जब पेशेंट लंबा टाइम टेंस यूज कर रहा होता है तो वो बॉडी जो है, जो नर्व्स हैं, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, जितना हम समझते हैं उससे ज्यादा तेज है, तो वो अडेप्ट हो जाता है इस चीज को कि हाँ भाई ये तो होने ही वाला है, इतना तो आएगा ही, इतना तो स्टिमुलेशन आएगा ही। तो ब्रेन ब्रेन समझ आता है ये तो मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है भाई, ठीक है। तो वो उस एडेप्टेशन को तोड़ने के लिए
है ना, या बाईपास करने के लिए मॉड्यूलेटेड टेंस कम्स इनटू पिक्चर। मॉड्यूलेटेड टेंस इज बेसिकली व्हाट, कि जहां पे आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे, या कि फ्रीक्वेंसी होगी, पल्स ड्यूरेशन होगी, या इंटेंसिटी होगी, ये वेरी कर सकते हैं। सब कुछ वेरी होती रहती है ड्यूरिंग द थेरेपी इटसेल्फ। कभी उसकी पल्स ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगी, कभी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, कभी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो वो अलग अलग वैरायटी के आपको बीच बीच अलग अलग वैरायटी के इम्पल्सेस आएंगे बीच में। ठीक है, समथिंग लाइक कि कोई क्रिकेटर है और बॉल फेंक रहा है, बॉलर, तो वो बॉलर ही जानता है कि वो किस तरह का बॉल फेंकेगा। अगर गुगली फेंकेगा कि बिल्कुल किस तरह की होगी, है ना, वो कि उसको स्पिन करेगा, वॉट एवर ही विल डू, है ना, वो उसको पता है। तो ऐसे ये मॉड्यूलेटेड टेंस में टेंस को पता है कि वो किस तरह का स्टिमुलेशन आगे देगा। तो इट विल बी अ वेरिएबल सिग्नल, एक बार एक टाइप का, दूसरी बार दूसरे टाइप का, तीसरी बार तीसरे टाइप का। सो पूरे थेरेपी में अलग अलग टाइप के, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग ड्यूरेशन की, अलग अलग इंटेंसिटी की स्टिमुलेशन दी जाएगी। ये ऑटोमेटिकली वेरी होएगा या मॉड्यूलेट करेगा, जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द सिग्नल फ्रॉम द नर्व्स फॉर गेटिंग यूज्ड टू अ कांस्टेंट सिग्नल। एक ही तरह का सिग्नल जा रहा था तो नर्व यूज टू हो रहे थे ना, अडेप्ट हो रहे थे उस चीज को, तो ये उस चीज को प्रिवेंट करता है। ये मेंटेन करता है इफेक्टिव पेन रिलीफ एंड रिड्यूसेस एडेप्टेशन बाय स्वीपिंग बिटवीन द हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज ऑफ ब्रॉडर नर्व एक्टिवेशन। ठीक है, अब इसमें पैरामीटर्स जैसे मैंने कहा ये वेरी करते हैं, है ना, तो ये शिफ्ट करेगा फ्रीक्वेंसी का, 100 से 100 हर्ट्स होगा, कभी 4 हर्ट्स होगा, है ना, पल्स विड्थ भी अलग होगी, इंटेंसिटी भी अलग होगी। तो द चेंजिंग पैटर्न बेसिकली स्टिमुलेट्स डिफरेंट नर्व फाइबर्स। ठीक है, कभी वो लार्ज ए बीटा फाइबर्स को स्टिमुलेट करेगा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, या कभी सी फाइबर्स को स्टिमुलेट करेगा लो फ्रीक्वेंसी के लिए। दिस विल एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स पेन इनहिबिटिंग पाथवेज इन द सीएनएस, ऑफरिंग मोर सस्टेन्ड रिलीफ। यूज कहाँ है, यूज वही क्रॉनिक पेन में, बैक पेन है, आर्थराइटिस है, फाइब्रोमाइल्जिया है, उसमें बड़ा इफेक्टिव होता है। अक्यूट पेन में भी, जैसे लेबर पेन है, ठीक है, उसमें भी बूस्टर कंट्रोल मेथड से आप यूज कर सकते हो। अभी देखो, दिस इज वन पिक्चर विच इज शोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स दैट आर पासिंग। ठीक है, तो आप देखोगे कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड की जो स्टिमुलस है, वो ऑल थ्रू आउट उतने की ही ड्यूरेशन इंटरवल्स के बीच में ऑल थ्रू आउट ऐसी ही कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन जा रही है। ठीक है, लेकिन जो बर्स्ट मोड हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, कुछ स्टिमुलेशन जा रही है, फिर ब्रेक है, फिर कुछ स्टिमुलेशन जा रही है, फिर ब्रेक है, फिर कुछ स्टिमुलेशन जा रही है, फिर ब्रेक है। ठीक है, अब उसके आगे जो ये सारे हैं ये सब मॉड्यूलेटेड है। मॉड्यूलेटेड कैसे, अलग अलग मॉड्यूलेशन हैं। अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो रहा है, मतलब कभी कम एम्पलीट्यूड वाला है, कभी ज्यादा एम्पलीट्यूड वाला है, कम एम्पलीट्यूड ज्यादा एम्पलीट्यूड, है ना, तो इंटेंसिटी इज वेरिंग, कभी कम इंटेंसिटी, कभी ज्यादा इंटेंसिटी की है। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड क्या है, देखो ये एक एक पर्टिकुलर सब, जो सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग इट्स गिविंग सेंडिंग आफ्टर 2 माइक्रोसेकेंड्स, तो अगर ये सपोज 5 माइक्रोसेकंड के बाद जा रहा था, फिर कभी बीच में 2 माइक्रोसेकंड, फिर हो सकता है 0.1 माइक्रोसेकंड के बाद ही अगला चला गया। सो इफ यू सी दिस डार्कन एरिया, यहाँ पे बहुत सारे स्टिमुलस एकदम से फटाफट फटाफट जा रहे हैं। ठीक है, फिर कहीं पे देखो बीच में आया जो काफी गैप है बीच में। सो दिस इज द रेट इज बीइंग, द फ्रीक्वेंसी इज बीइंग मॉड्यूलेटेड इन दिस वन। फिर आ गया ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, मतलब कि एक स्टिमुलस जो गया वो कितने समय तक जा रहा है, वो बस ऐसे जाके आ रहा है, कई बार जा रहा है, रह रहा है और फिर आ रहा है। सो इफ यू सी द थिकनेस इज शोइंग द ड्यूरेशन, कि देखो कितना डार्क है बीच बीच में, कहीं पे बिल्कुल पतला पतला हो रहा है ना। सो दिस इज चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी फॉर व्हाट टाइम दैट मच ऑफ स्टिमुलस इज स्टेइंग। तो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टिमुलस इज सेम, लेकिन उसका ड्यूरेशन इज चेंजिंग। ठीक है, या फिर एम्पलीट्यूड इज सेम एंड फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग। फिर आ गया रैंडम फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पे रैंडम फ्रीक्वेंसी है, रैंडम फ्रीक्वेंसी, रैंडम इंटेंसिटी भी, कि कहीं पे देखो डार्क्स भी हैं, कहीं पे थोड़े लाइटर भी हैं, तो कभी ज्यादा समय के लिए भी रह रहा है, ड्यूरेशन भी चेंज कर रहा है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज मॉड्यूलेटेड। ये आपको करने की जरूरत नहीं होती, आपने सिर्फ सेटिंग करनी होती है, लेकिन देयर आर डिफरेंट मोड्स, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। नाउ व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर ऑप्टिमल स्टिमुलेशन। ऑप्टिमल स्टिमुलेशन हम तब कहते हैं जब वो इतना जोर का स्टिमुलस है कि वो आपके सीएनएस को स्टिमुलेट करे, है ना, वो नर्व को स्टिमुलेट करना चाहिए, इतना होना चाहिए। एंड इट शुड बी सुटेबल फॉर प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मतलब वो एरिया ऐसा होना चाहिए जो हेयर से फ्री है, या बोन के एकदम ऊपर नहीं रखना है, तो फ्री फ्रॉम बोनी एरिया और हेरी एरिया। अब आ जाते हैं हम इंडिकेशंस पे, कि क्या इंडिकेशंस है, कब दिया जाता है। तो जो कन्वेंशनल टेंस है, जो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी होता है, हाई रेट, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो इंटेंसिटी होती है ये, वो यूज करते हैं या तो डर्मेटोलॉजी में, लेबर पेन के रिडक्शन में, या हाइपोएल्जीजिया रिडक्शन में, जहाँ पे पेशेंट को सेंसेशन कम आ रही है,
वहां पर उसको कम करने के लिए, सेंसेशन बेटर करने के लिए हाई इंटेंसिटी, हाई फ्रीक्वेंसी या हाई रेट या कन्वेंशनल टेंस जो उसको हम कहते हैं वो यूज किया जाता है। जो लो रेट टेंस है या जिसको हम एक्यूपंक्चर टेंस कहते हैं, दिस हैज हाई इंटेंसिटी, ये जनरली पोस्ट ऑफ पेन रिडक्शन में या क्रॉनिक लो बैक पेन्स में यूज किया जाता है। फिर जो ब्रीफ इंटेंस टेंस होता है वो जनरली कैंसर ट्रीटमेंट में ज्यादा, कैंसर पेन के लिए ज्यादा यूज होता है, यहाँ पे इंटेंसिटी भी हाई होती है और फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। जो बर्स्ट मोड टेंस होती है वो जनरली वैस्कुलर रेजिस्टेंस पेन रिडक्शन के लिए होती है, जो वैस्कुलर पेन्स होती हैं उनके लिए ज्यादा यूज होता है, जैसे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो गई उसमें। मॉड्यूलेटेड टेंस जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू के पेन में होता है, जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्चर्स है, कम यूसेज हो रही है, सॉफ्ट टिश्यू में पेन हो रही है, उस पेन के रिडक्शन के लिए जनरली मॉड्यूलेटेड टेंस यूज होता है। ठीक है। अनदर थिंग इज के उस पर्टिकुलर में कौन से कैटेगरीज आते हैं, जैसे तो क्रॉनिक पेन बोला तो क्रॉनिक में क्रॉनिक लो बैक एक होता है, अर्थराइटिस होता है, नी का हो सकता है वेरी कॉमनली, हैंड के भी अर्थराइटिस होते हैं, जो आप देखोगे कई लोगों के हाथों को दे कांट मूव देयर हैंड्स, है ना, सो बिकॉज ऑफ कार्पल टनल हो सकता है, या अर्थराइटिस इटसेल्फ हो सकता है, रोमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस से। फाइब्रोमाइल्जिया में यूज होता है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम्स में यूज किया जाता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में, फैंटम लिम्ब पेन में, जब पेशेंट का किसी का एम्पुटेशन हुई है लेकिन उसको वहां पे पेन होती रहती है कि मेरे बाजू में पेन हुई, बाजू है नहीं है लेकिन बाजू में पेन हो रही, दैट इज कॉल्ड एज फैंटम लिम्ब पेन। कि किसी की एम्पुटेशन हुई, सपोज यहाँ से एम्पुटेशन हो गई है, नीचे का पार्ट नहीं है ना, यहाँ पे खत्म हो गई है बाजू, तो इसके आगे उसको फील होता रहेगा कि मेरे हाथ में पेन हो रही है जबकि हाथ है नहीं, दैट इज कॉल्ड एज फैंटम लिम्ब पेन। ठीक है, तो ये फैंटम लिम्ब पेन जो होती है इसके लिए भी टेंस यूज किया जाता है। हेडेक्स के लिए, विप्लैश के लिए, विप्लैश इंजरी जो होती है, जो एकदम से ऐसा बोला वो झटका लगता है ना बैठे हुए इन द कार, विप्लैश इंजरीज आर वेरी कॉमन। फिर अक्यूट पेन्स में जैसे पोस्ट ऑप पेन है, स्पाइनल सर्जरी के बाद, थोरैकोटॉमी के बाद, अक्यूट लो बैक पेन हो किसी वजह से, कोई प्रोसीजरल पेन है लेबर के में जब पेशेंट होता है, या कोलोनोस्कोपी के लिए, उनमें अक्यूट पेन्स में टेंस यूज की जाती है। फिर मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज में जैसे टेंडिनाइटिस हो गया, स्पोर्ट्स इंजरीज होगी, लोकलाइज मसल पेन है किसी वजह से, नेक पेन्स है वेरी कॉमन। फिर हमने बोला था लेबर एंड डिलीवरी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वी कैन यूज टेंस। न्यूरोपैथिक पेन होती है जैसे शिंगल्स वगैरह हो गया, जिसको हम हर्पीज कहते हैं ना, हर्पीज जोस्टर होता है, तो हर्पीज जोस्टर के में जो पेन होती है दैट इज वेरी एक्सक्रूशिएटिंग पेन फ्रेंकली, तो दैट इज हेल्प, इन दैट यू कैन गिव टेंस। देन नर्व एंट्रैपमेंट्स जो होते हैं, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम में बता रही हूँ आपको, है ना, तो जो एंट्रैपमेंट सिंड्रोम्स होते हैं उनमें भी टेंस यूज किया जाता है। फिर आ जाती है कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब हमें टेंस नहीं यूज करना है। देखो कब करना है वो तो पता है ना, अभी कब नहीं करना बहुत जरूरी होता है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो वन इज व्हेन देयर आर कार्डियक पेसमेकर्स इन यूज, अगर पेशेंट को कार्डियक पेसमेकर डला हुआ है तो आप नहीं यूज करोगे, कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो है मैनिपुलेट होएगा, तो इसीलिए आप इंटरफेयर करेगा एंड इट कैन कॉज सडन कार्डियक अरेस्ट ऑल्सो, तो आप कार्डियक पेसमेकर्स में नहीं यूज करोगे। जहां पे कोई पेन डायग्नोज ही नहीं हुई है कि किस तरह की है, क्यों है, तो वो नहीं यूज करोगे आप। चेस्ट वॉल पे नहीं यूज करते जो कार्डियक पेशेंट होता है उसमें, क्योंकि इट कैन कॉज कार्डियक स्टिमुलेशन ऑल्सो। देन यू डोंट यूज एन इलेक्ट्रोड ऑन इन्फेक्टेड स्किन। Then you should not place the electrode near the carotid artery or the anterior lateral region of the neck. Then eyes के ऊपर, larynx के ऊपर, pharynx के ऊपर, या कोई भी म्यूकोजा अंदर नहीं डालते हैं कभी भी, ठीक है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स पे नहीं लगाया जाता। फिर हेड एंड नेक में नहीं डालते हैं अगर स्ट्रोक या एपिलेप्सी की हिस्ट्री हो तो। फिर आता था प्रिकॉशन, कब प्रिकॉशन यूज करना है, कभी अगर एरिया स्किन इरिटेशन है उस एरिया की, या डैमेज हुआ है या कोई लीजन है उस एरिया में, तो आपको बहुत ध्यान से उसको एसेस करके फिर यूज करना है। अगर इम्पेयर्ड सेंसेशन है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेशेंट बता नहीं पाएगा कि उसको कितनी पेन हो रही है, कितनी ट्विचिंग हो रही है, या कितनी सेंसेशन जो टिंगलिंग वाली हम बोल रहे हो कितनी आ रही है, तो इसलिए वहां पे आपको बहुत ध्यान से यूज करना है कि इट शुडंट कॉज बर्न्स, इट शुडंट बर्न द एरिया, है ना, इट शुडंट कॉज हार्म देन हेल्प। फिर ओवर एब्डोमिनल या लंबोसेक्रल रीजन या पेल्विक एरियाज जब लेबर के लिए यूज कर रहे होंगे। फिर एनी टिश्यूज विच आर वल्नरेबल टू हेमरेज या हेमेटोमा अगर बना हुआ है तो, या बन सकता है वहां पे, तो आप वहां नहीं यूज करोगे। फिर बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स आर वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर ऑल्सो, इट्स अ वेरी सिंपल मोडालिटी एंड इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑल्सो। वन इज, फर्स्ट इज कि इट्स नॉन इन्वेजिव, क्योंकि आपको कुछ भी इन्वेजिव नहीं कर रहे हो आप, नॉन इन्वेजिव है तो कोई भी कर सकता है ना, तो नॉन इन्वेजिव है, एक ड्रग फ्री है, उसमें कोई ड्रग्स नहीं लग रहे हैं, तो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। इट्स ऑल्सो वेरी सेफ, दैट इज वाई, सो इट्स अ सेफ ऑल्टरनेटिव और एडजंक्ट फॉर मेडिकेशंस
रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द एनाल्जेसिक्स एंड लोअरिंग रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो आप देखो ड्रग्स पे नहीं रह रहे हो तो आपको एडिक्शन के भी, अब्यूज के भी चांसेस कम हो जाते हैं। इट्स वेरी सेफ, इट्स ड्रग फ्री, इट्स नॉन इन्वेजिव, इट्स वेरी पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि पॉकेट वाले भी होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो बड़ी सी मशीन ही होगी, तो वो बड़ी सारी मशीन खरीद के घर पे रखनी पड़ेगी या लेके यहाँ वहां घूमनी पड़ेगी। ये तो लोग पॉकेट में डाल के भी लेके जा सकते हैं। इट्स दैट वे। सो इट्स वेरी स्मॉल, बैटरी ऑपरेटेड भी मिल जाता है, तो आप कहीं पर भी कभी भी यूज कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। ऑफ कोर्स इट कैन बी यूज बाय द फिजियोथेरेपिस्ट, डेफिनेटली, है ना, बट इट इज ऑल्सो समथिंग जो आप पेशेंट को सिखा सकते हो और वो खुद से घर पे भी यूज कर सकता है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ टेंस. So fine, this is what we have learned in this lecture. It's a very simple topic, but definitely a very important, a very practical one, because ये आप काफी ज्यादा यूज भी करोगे अपने प्रैक्टिकल में. टेंस बहुत कॉमनली यूज किया जाता है. काफी सारे मतलब काफी सारी कंडीशंस में टेंस की यूसेज आती है. So I hope you understood the chapter. कुछ भी confusion है, doubt है, please mention in the comment box below. If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel if you haven't, so that you are up to date with the new additions to the lectures. And till we meet again, see you. Bye bye.